हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 75th वीडियो है। इससे पहले 74 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लांट्स कॉल्ड दैट ग्रो इन शेड? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वो प्लांट्स जो छाया में पनपते हैं या ग्रो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है शियोफाइट्स। शियोफाइट्स कहा जाता है छाया में पनपने वाले पौधों को। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स जो हैं ये वो प्लांट होते हैं जो कि हाई सेलाइन वाटर में ग्रो करते हैं। किसमें? हाई सेलाइन वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट्स को कहा जाता है हेलोफाइट्स। लिथोफाइट्स क्या होते हैं? लिथोफाइट्स वो होते हैं जो बेयर रॉक्स पे ग्रो करते हैं। किस पे? बेयर रॉक्स पे ग्रो करने वाले प्लांट्स को कहा जाता है लिथोफाइट्स। सेमोफाइट्स क्या होते हैं? सेमोफाइट्स जो हैं ये सैंडी सॉइल में उगते हैं। किसमें? सैंडी सॉइल। और जो अनस्टेबल सॉइल होती है उसमें उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? सेमोफाइट्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छाया में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है शियोफाइट्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस डज ए सोलर एक्लिप्स अकर? सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स किस स्थिति में होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे कहा जाता है सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। एक होता है ल्यूनर एक्लिप्स। क्या होता है? ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो ये दोनों कंडीशन पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मुझे आपसे एक और बात शेयर करनी थी। देखिए, आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया है, उसमें उसने पैरामेडिकल के लिए जो है डेट अनाउंस की है कि 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है किसका एग्ज़ाम होगा? पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल में आपका चांस नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम हो सकता है मई में हो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके एक महीना पहले जो है नोटिस जारी किया जाता है कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे आपको परेशान नहीं होना है कि अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, क्योंकि हो सकता है मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है आपके लिए डेट अनाउंस कर दी जाए कि आपका एग्ज़ाम मई में है। देखिए, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस पे वीडियो बनाई हुई है सिर्फ एक नोटिस को लेकर के कि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम जून में होगा, मई में होगा। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए इस तरीके की वीडियोस देखने के बाद क्या है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई करना बंद कर देते हैं कि अभी तो डेट अनाउंस नहीं हुई है, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, वो रिवाइज़ करना बंद कर देते हैं चीज़ों को। फिर क्या होगा, एकदम से एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी और एकदम से आपको बहुत सारा रहता है पढ़ने को, क्योंकि एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट नहीं आना है, बहुत सारी चीज़ें आनी है। आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है। तो इतनी सारी चीज़ें एकदम से फिर पैनिक क्रिएट करती हैं कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, अब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है, अब हम कैसे करें। तो इन सब चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपने चीज़ें जो हैं आपने जो पढ़ लिया है अब तक उनको रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम मिला है तो
इस आप पढ़ाई करना बंद कर दें, ये करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं है। आपको लगातार पढ़ते रहना है, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर होती जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैज़ बीन मेड। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, तो ये किया गया है पार्ट 9B में। पार्ट 9B में जो है सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था। और ये कब हुआ था, तो 2011 में। 2011 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पार्ट 9B। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर टू फ्लोट। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। तो बादल और वायुमंडल किस वजह से तैरते हैं, तो ये तैरते हैं घनत्व के कारण। इनका जो घनत्व है ये एयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ये फ्लोट करते रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ड्यू टू डेंसिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप्स द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूरेनियम के भंडार में जो शीर्ष पर हैं देश, वो है सबसे पहला है कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, और तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, शीर्ष पे है कजाकिस्तान, उसके बाद कनाडा का नंबर आता है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन में दिया है कजाकिस्तान, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीजेज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की जाती है IMF के द्वारा। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में। 1944 में जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी, और 27 दिसंबर 1945 में जो है ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है IMF का, तो ये है वॉशिंगटन DC, USA में जो है इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IMF। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ लेमन जूस। नींबू के रस का pH मान कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नींबू के रस का जो pH मान होता है ये होता है 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में जो है नींबू के रस का pH मान होता है। ऑप्शन में दिया है 2.2। 2.2 जो है ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 2.2। नींबू के रस का pH मान कितना होता है, 2.2 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा pH स्केल है ना, इस पर जो pH मान होता है ये 1 से 14 तक होता है। कितने तक होता है, 1 से 14 तक जो है pH स्केल पर pH मान होते हैं। अब देखिए, जिनका pH मान 1 से 7 के बीच में होता है, 1 से 7 के बीच में जिनका pH होता है वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि अम्लीय नेचर होता है उनका। जिनका pH मान 7 से 14 के बीच में होता है वो कैसे होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर यानी कि उनका जो प्रकृति है कैसी होती है, क्षारीय होती है। जिनका pH 7 होता है वो ना तो एसिडिक नेचर के होते हैं ना बेसिक नेचर के, वो न्यूट्रल होते हैं। अब जो न्यूट्रल नेचर है किसका है, तो प्योर वाटर का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, नींबू के रस का pH मान कहाँ लाई करता है, तो 2 से 3 के बीच में, जो कि 7 से नीचे आता है। तो ये कैसा है, ये एसिडिक नेचर का है, यानी कि अम्लीय है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नींबू का रस अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, नींबू कैसा होता है, तो आंसर हो जाएगा अम्लीय नेचर का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉरेस्ट रीजन इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट को। अमेजन रेन फॉरेस्ट को जो है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है ऐसे, पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट को, क्यों, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और जो CO2 होती है
उसको एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट को। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है अमेजन रेन फॉरेस्ट। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिलीज्ड व्हेन ए बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्षारक क्या होते हैं, जैसे कि NaOH हो गया, NaOH, KOH, ये क्या है, ये क्षार हैं। इनको जब पानी में घोला जाता है तो ये क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, OH नेगेटिव आयन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंबसन जो है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन जो है ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When was the Sarda Act passed to stop child marriage during the social religious reform movement? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए सारदा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे तो उसके दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया था, एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था सारदा अधिनियम। और ये सारदा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 28 सितंबर 1929 में जो है ये पारित किया गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ, तो 6 महीने बाद 1 अप्रैल 1930 में जो है ये लागू किया गया था। अब देखिए, इसमें पूछा है कि पारित कब किया गया था, तो इसका आंसर होना चाहिए 1929, क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, 1929 भी और 1930 भी, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पारित पूछा है तो पारित तो हमारा ऑप्शन सी ही होना चाहिए, 1929। अगर लागू पूछता कि लागू कब किया गया था तो आंसर हो जाता हमारा 1930। याद रखिएगा, आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से देखिएगा, विद्युत का सुचालक तो पूछा है लेकिन अधातु पूछा है, तो आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये एक अधातु है और ये विद्युत का अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर है। कॉपर क्या है, कॉपर भी एक विद्युत का एक अच्छा सुचालक है, लेकिन ये क्या है, ये एक धातु है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सब्सटेंसेज दैट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन कॉल्ड। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, सपोज कीजिए ये A+B है और प्रोडक्ट क्या बना है हमारा C+D बना है, तो ये जो हैं जिन्होंने भाग लिया है किसी भी रिएक्शन में, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। और जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रिएक्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाई वॉट मीन्स द इंजेक्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है, ये होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वॉज एडिटेड बाई होम। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर इनके द्वारा जो है इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया था। और कब किया गया था, तो 1861 में जो है इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहीं कहीं पर आपको 1862 भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उसमें इसका आंसर 1861 ही दिया गया है। 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया था। और बाद में नरेंद्र नाथ सेन ने जो है इसका संपादन किया और 1870 में इसके इंडियन मिरर समाचार पत्र के अकेले मालिक बन गए थे। तो याद रखिएगा, शुरू में कौन थे, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन में मनमोहन घोष नहीं दिया है,
ये दिया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आंसर यही बनेगा ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबर इज़ ए पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो रबर जो है ये किसका पॉलीमर होता है, ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। किसका, आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है रबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पीरियड वो सिल्वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी। तो भारत में चांदी जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड यानी कि हड़प्पा सभ्यता काल के समय जो है भारत में चांदी सर्वप्रथम पाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर वॉज द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए एग्जिम बैंक, क्या कहा जाता है इसको, एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1982 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोड ऑफ विच मटेरियल इज़ यूजुअली यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका, नर्म लोहे की छड़ का उपयोग किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग हुज रेन डिड इब्न बतूता केम टू इंडिया। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का जो है यात्री था और ये 1333 ईस्वी में, कब, 1333 ईस्वी में भारत आया था। और उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। याद रखिएगा कहाँ का निवासी था, ये था मोरक्को का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज़ नॉट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF भी कहा जाता है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। बाकी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती हैं, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इससे 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो देखिए इसमें तीनों ही दिए हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर। निम्नलिखित में से किस वाइसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा वाइसराय है जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है और इन्होंने 1936 से 1944 तक जो है भारत के वाइसराय के रूप में कार्य किया है और इन्होंने 8 वर्षों तक जो है इस पद पर बने रहे हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे मेरे पास, वो मैं सारे इन वीडियोस में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब जो हम करने वाले हैं, आगे जो भी हम शुरू करेंगे, वो या तो हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे जिनमें जीके जीएस के मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, या फिर अगर आप बोलते हैं कि हमें जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई भी है, सपोज करिए 1857 की क्रांति है तो उससे रिलेटेड हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चंस करें, इस तरीके के अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम फिर वही शुरू करेंगे जो भी आप प्रेफर करेंगे। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीजेज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस या फिर IMF। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।